हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ लिया था, इसका ऑपरेटस एंड मैकेनिज्म के बारे में बात कर ली थी। और हमने इसके साथ साथ बात कर ली थी कई सारे एग्जाम्पल्स लेके कि इस एग्जाम्पल के इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है और उसकी इम्पोर्टेंस की। तो अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ की। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ जो है वो हमारे पास बताता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा है उसका जो हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है वो हमें फैराडे के लॉ से पता चलता है। ठीक है, वो हम देखते हैं कि फैराडे के लॉ क्या क्या हैं और उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो क्या किया था कि जो हमने कुछ ना कुछ, अब क्या है भाई हमारे पास कि हमने कोई ना कोई अमाउंट सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रोड के ऊपर लिबरेट होगी इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम के ऊपर, और फिर हमने कुछ ना कुछ करंट भी पास करते हैं। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर करते क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं वहाँ पे। तो जो अमाउंट होगी, जो करंट पास हो रहा है उसकी अमाउंट, और जो सब्सटेंस हमारा लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर उसकी अमाउंट, उन दोनों का बीच का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया था माइकल फैराडे ने 1883 के अंदर। किस किस चीज़ का रिलेशनशिप, कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी आउट करने के लिए हम कैसे कर रहे थे। हमने ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था, फिर हमारी दो मेटल रोड्स ली थी जो इलेक्ट्रोड का काम कर रही थी। ये रोड्स हमारी कनेक्टेड थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था। तो ये हमारी पॉजिटिव रोड थी जो इसको हमने एनोड बोला था, ये नेगेटिव रोड थी जिसको हमने कैथोड बोला था। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमने इन सब चीज़ों की बात की थी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमारा जो सब्सटेंस है वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस लिबरेट होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, उसकी अमाउंट, वो अमाउंट और जो हम करंट पास करेंगे उसकी अमाउंट, वो क्या होंगी एक दूसरे के, मतलब उनके बीच में जो रिलेशनशिप था उसको माइकल फैराडे ने स्टडी करके उसने दो लॉज दे दिए जिनको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोला गया। और ये हमारी जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है यही हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देती है इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो फैराडे की फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहती है हमारे पास, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई किसी भी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। क्या कि कितनी अमाउंट, कितना मास हमारा डिपॉजिट या लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमने उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि हमारा डब्लू, तो हमने वो मान लिया डब्लू क्या है, डब्लू ग्राम हमारा सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है। कब डिपॉजिट हो रहा है ये, जब हम इसके अंदर से क्यू कुलाम इसके अंदर से पास करें इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यू कुलाम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पास की तो हमारे पास डब्लू ग्राम्स वेट डिपॉजिट हो गया हमारे सब्सटेंस का। तो हमने क्या बोला था, अब ये जो वेट डिपॉजिट होगा ये हमारी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लिखेंगे जेड। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू। ठीक है, क्या आ गया फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि हमारा डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, और फिर यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्या आ गया हमारे पास। फिर यहाँ से जेड क्या होता है हमारा, जेड है हमारा यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हुआ है। तो Z क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है हम उसको डिफाइन करें तो हमने क्या बोला था हमारा कि भाई हमारा क्या है यहाँ पे,
W इज इक्वल टू जेड क्या हुआ है, क्यू क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमने पास की थी, क्यू कुलाम, क्यू कुलाम इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की थी। हमें पता है हमारे पास कुलाम चार्ज की यूनिट होती है, तो हमने यहाँ पे क्यू इलेक्ट्रिसिटी को जो डेनोट कर रहे हैं हम चार्ज की फॉर्म में ले रहे हैं। और हमें पता है चार्ज क्या होता है, हमारा चार्ज होता है करंट, कि कितना एम्पियर करंट हम कितने टाइम के लिए पास कर रहे हैं, तो हमारा चार्ज होता है आई इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्यू की जगह आई इंटू टी पुट करेंगे तो जो हमारा डब्ल्यू है वो क्या आ जाएगा, जेड आई और टी। ठीक है, अब यहाँ से हमें डिफाइन करना है जेड को। जेड होता है हमारा केमिकल इक्विवेलेंट, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या आ गया यहाँ से, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड हमारा जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा मास, जो सब्सटेंस का मास डिपॉजिट हो रहा है उसके बराबर कब होगा, जब हमारा करंट 1 एम्पियर हो और वो पास किया गया 1 सेकेंड के लिए। जब हम टाइम 1 सेकेंड ले लें और आई 1 एम्पियर ले लें तो हमारा जो जेड है वो डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जब हम 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए पास कर रहे हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मास के इक्वल कब होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं वो हमारी 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी हो, या तो क्या हो 1 कूलम हो, या फिर हम 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए पास करें तो हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के इक्वल। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास फैराडे की फर्स्ट लॉ। उसके अकॉर्डिंग क्या बताया था इसने कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो हमारी अमाउंट है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट या लिबरेट होगा किसी की भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो क्वांटिटी हम पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट आ गया था जेड। ये हो गई फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम बात करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अब फैराडे ने स्टडी क्या किया था, असल में इसने रिलेशनशिप ही तो स्टडी किया था कि अमाउंट कितनी लिबरेट हो रही है किसी भी सब्सटेंस की किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे जब हम करंट पास कर रहे हैं तब, तो उनका रिलेशनशिप स्टडी किया था। अब फर्स्ट लॉ के अंदर इसने बता दिया, सेकेंड लॉ के अंदर इसने क्या बोला था कि हमने दो इलेक्ट्रोलाइट ले लिए अलग अलग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन बना लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के और उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रखा है हमने। ठीक है, तो हम उनके अंदर से फिर इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर रहे हैं वो सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास कर रहे हैं, तो जो मास होगा, जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट की। क्या कि जब हमने क्या करना है, हमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन, दो इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे उनके सॉल्यूशन ले लिए, उनको सीरीज के अंदर हमने कनेक्ट कर दिया, तो जो मास होगा सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड के ऊपर, अब हम इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने दो इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं तो एक इलेक्ट्रोलाइट का कुछ मास प्रोड्यूस होगा, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का कुछ होगा, तो वो उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तुमने क्या बोला, एग्जाम्पल के लिए हमने एक AgNO3 सॉल्यूशन ले लिया, एक CSO4 सॉल्यूशन ले लिया, उनको सीरीज में कनेक्ट करके सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास कर दी। कैसे किया ये काम हमने, कि हमने देखो ऐसे दो हमारे बीकर के अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिए, अब दोनों के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होंगी, मेटल रोड्स प्रेजेंट होंगी। अब इन दोनों को हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है, ये इसकी नेगेटिव है और ये इसकी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को आपस में वायर से कनेक्ट कर दिया, सीरीज के अंदर कनेक्ट हो गई, ये इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव, और जो बची हुई रोड थी उसको हमने यहाँ पे किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया।
इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्टेड है ये दोनों। हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि भाई हमने ये AgNO3 का सॉल्यूशन लिया है और ये वाला हमने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है और इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब उसके अकॉर्डिंग होगा हमारा कि हमने क्या बोला था कि जो मास डिपॉजिट होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो हमारा जो मास ऑफ Ag डिपॉजिट की बात करें तो वो Ag के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम बात करें मास ऑफ Cu की बात करें तो वो हमारा Cu के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से जब हम इनकी रेशियो लेंगे तो क्या आएगा हमारा कि मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड बाय मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। ठीक है, ये फैराडेज लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बताना है हमें। तो हमने क्या करना है, उसके लिए हम हमारा मोल्टन NaCl कंसीडर कर लिया। हमने मोल्टन NaCl कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब मोल्टन NaCl हमें पता है NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये ब्रेक डाउन होके फिर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होके इसने क्या बनाया था, Na प्लस हाफ Cl2 बनेगा इसमें। क्योंकि हमारे पॉजिटिव आयंस जाएंगे हमारी कैथोड के पास, नेगेटिव आयंस जाएंगे एनोड के पास। तो जो कैथोड के पास जाएंगे उनका होगा रिडक्शन और वो कन्वर्ट होंगे Na के अंदर, और जो एनोड के पास जाएंगे उनका होगा ऑक्सीडेशन, वो कन्वर्ट होंगे हमारे न्यूट्रल Cl आयंस के अंदर। फिर Cl हमारा अनस्टेबल है तो दो मिलके क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करेंगे। इतना हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भाई हमारा Na पॉजिटिव के साथ में एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये कैथोड से और Na के अंदर कन्वर्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक सोडियम एटम प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि हमारे पास तो सोडियम आयन था, तो सोडियम आयन के साथ जब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसने एक सोडियम एटम प्रोड्यूस किया। तो क्या बोल सकते हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक सोडियम एटम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक मोल इलेक्ट्रॉन पास करें तो वो हमारा एक मोल सोडियम ही प्रोड्यूस करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम प्रोड्यूस कर रहा है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो एक मोल सोडियम प्रोड्यूस हो जाएंगे। इतनी बात हो गई क्लियर। फिर वही हम क्लोरीन की बात करें अब कि क्लोरीन है अब Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमें क्या प्रोड्यूस कराना है, यहाँ पे हमें एक Na प्रोड्यूस कराना था और एक Cl2 प्रोड्यूस कराना था। तो Cl2 कैसे प्रोड्यूस कराएंगे, एक Cl से तो एक Cl बन गया। अब दो Cl नेगेटिव लेंगे तो हमारा Cl2 बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स एक Cl बना रहे हैं। एक Cl2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। तो एक मोल अगर Cl2 बनाना है तो हमें दो मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अगर एक मोल सोडियम तो बनाना है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक सोडियम एटम बना रहा है। और यहाँ पे जब हम क्लोरीन की बात करें तो हमारे दो इलेक्ट्रॉन Cl2 गैस का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हमारे अगर हमें एक मोल Cl2 बनाना है तो उसके लिए हमें दो मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात हो गई NaCl के केस की। अगर ऐसे ही हम बात करें CuSO4 के केस में और Al3 पॉजिटिव के केस में, अब हमारा क्या होता है Cu2 पॉजिटिव, ये इसको दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक Cu बनाता है। और ऐसे ही हमारा जो Al3 पॉजिटिव है उसके तीन इलेक्ट्रॉन मिलके हमारा एक Al बनाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एक मोल Cu बनाने के लिए तो हमें चाहिए थे दो मोल इलेक्ट्रॉन, और एक मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें तीन मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ठीक है, तो हमने क्या बोला अब
कि हमारे भैया तो एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि हमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स, हमारा एक मोल ऑफ जो पार्टिकुलर मेटल है, पार्टिकुलर एलिमेंट है, वो बनाने के लिए हमें चाहिए। अब हमने बोला कि जो एक मोल इलेक्ट्रॉन है, अब ये इनकी बात हो गई। अब हम बात करें कि अगर हम बात करें कि एक मोल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम निकाल सकते हैं जब हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पे कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें निकालना है टोटल चार्ज कितना होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमारा चार्ज आएगा यहाँ पे। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अगर हमें निकालना है तो हमें पता है एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। और फिर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। तो हमें पता है कि एक मोल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो गए हमारे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10⁻3। एक मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ से कितना आया, हमारा आ गया 96487 कूलम, 96487 कूलम। तो इस क्वांटिटी जो हमारी 96487 कूलम चार्ज है, हमारी इस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बोला गया है यहाँ पे 1 फैराडे। तो अगर हम बात करें 1 फैराडे की, तो हमारे 1 फैराडे के अंदर 96,487 हमारे कूलम्स प्रेजेंट होते हैं 1 फैराडे के अंदर। तो ये हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसको हम F से डिनोट कर सकते हैं। अब हमने बोला कि 96,487 है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 96,500 के इक्वल लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 96,500। तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, फैराडे कांस्टेंट हमारा जो है F, इसकी वैल्यू आ गई 96,500 कूलम पर मोल, कि एक मोल के अंदर हमारा इतना चार्ज प्रेजेंट होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है ये टोटल हमारा 96,500 कूलम। ठीक है, अगर हम बोले फिर कि हमारी कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, तो हमने बोल दिया कि उसके अंदर हमारे n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो n इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं मतलब n नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर हम n फैराडे चार्ज दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी का, वो लिबरेट करेगा हमारा 1 मोल की चार्ज। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी हमारा 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट कराने के लिए। ठीक है, तो हमने बोला कि जब हम 96,500 कूलम हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और अगर n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए n मोल्स, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो गई, एक की 96,500 है और n इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 96,500 की जब हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी आ गई भाई हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल सब्सटेंस हमें लिबरेट कराना है उसके लिए। ठीक है, तो पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स की टर्म में क्या बोला जाता था कि जो हमारी 1 फैराडे है इलेक्ट्रिसिटी की, वो जनरेट करती, वो डिपॉजिट करती है हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का। क्या बोला जाता था कि जो हमारी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो हमारा सब्सटेंस है उसको डिपॉजिट करती है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। फिर इतना हो गया कि हमने देख लिया भाई कि इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर ली। ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का सिर्फ हमारा इतना निकालने का मकसद था कि हम
हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा सब्सटेंस लिबरेट या डिपॉजिट कराने में हेल्प कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने एक मोल सब्सटेंस को डिपॉजिट कराने के लिए चाहिए, उसके बेस के ऊपर हमने निकाला कि हमें कितने कूलाम इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इससे हमारे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकले दो। पहला इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या था कि हमने बोला कि एक फैराडे जो है वही वो हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस का डिपॉजिट करता है। तो उसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है Z, फिर उसको हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस बाय 96,500, कि हमारा एक फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट करता है। तो हम यहाँ से Z निकाल सकते हैं। Z हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96,500। एक ये कंक्लूजन है। और हमारा दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस जो सब्सटेंस डिपॉजिटेड है उसका वेट पता है W, और हम पास करें उसके अंदर से डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q, तो जो इक्विवेलेंट वेट है सब्सटेंस का वो क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा W बाई Q इंटू 96,500। ठीक है, कि हमें पता है कि W वेट डिपॉजिट हो रहा है और हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे वो थी Q। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा यहाँ से आ गया हमारा W बाई Q इंटू 96,500। अब देखो इस इक्वेशन से हम निकालें तो हमारा इक्विवेलेंट वेट यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इस इक्वेशन से, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा हमारा Z इंटू 96,500। अब हमें पता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग कि हमारा क्या आया था वहाँ पे W इज इक्वल टू ZQ। तो यहाँ से Z की वैल्यू वहाँ पे क्या आ जाएगी W बाई Q। तो इस इक्वेशन के अंदर हम Z की वैल्यू पुट कर दें। Z की वैल्यू क्या है, ये हमारी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग Z की वैल्यू आई थी हमारी W बाई Q, वो हमने पुट कर दी। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट यहाँ से क्या गया W बाई Q इंटू 96,500। तो जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की हमने एक्चुअल में पास की ना, उसको हम Q को एक्चुअली तो हम I इंटू T करके फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट पता है तो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुई है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, और हमारे जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहे हैं इन दोनों से वो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।